सुप्रभात बच्चों। कल हमने पढ़ा था हमारा तीसरा अध्याय हिमालय की बेटियां, जिसके अपने लेखक हैं नागार्जुन जी। इस निबंध में अब तक हमने पढ़ा कि हिमालय को एक पिता के तौर पर दर्शाया गया है और वहाँ से निकलने वाली सभी नदियों को, चाहे वो गंगा है, सिंधु है, यमुना है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, सरयू है, कोसी है, इन सब नदियों को हिमालय की बेटियां अर्थात नदियों को बेटियों के तौर पर देखा गया है। ठीक है ना। अभी अपने अध्याय को आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाह रहा है कि जिन लोगों ने केवल नदियों को जमीन पर देखा है, पहाड़ पर नहीं देखा है, तो वो कैसे सोचते होंगे, वो कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े हिमालय, हिमालय को क्या कहा गया यहाँ पे, बूढ़ा हिमालय, इतने पुराने हिमालय इनको कैसे संभालता होगा, अर्थात इनकी गोद में से नदियाँ कैसे निकलती होगी। तो जो लोग मैदान पर देखते हैं ये इस बात को नहीं समझ सकते, और जो इस बात को समझेंगे तो उनको यह देखकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि नदियाँ छोटी सी धार में बहकर मैदान में इतनी बड़ी बन जाती है। आगे पढ़ते हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ भी झिझक नहीं होती। अब देखो, इसमें कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों को हम देख लेते हैं। नंग धड़ंग अर्थात बगैर वस्त्र के मजे से खेलने वाले, जैसे छोटे बच्चे, आप लोग भी जब बिल्कुल छोटे थे, 2 वर्ष के 3 वर्ष की अवस्था में थे, आप भी बगैर कपड़ों के खेलते होंगे मिट्टी में। ऐसे ही नदियों को छोटे बच्चों के रूप में बताकर क्या बताया कि ये लड़कियां रूपी नदियां बेझिझक होकर हिमालय से निकलती है। वहां के लोगों को शायद ये आकर्षक ना लगे, लेकिन जब ये नदियां समतल जगह पर बहती है, जैसा कि लेखक कह रहा है, तो ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देती है। और लेखक ने आखिर में कहा कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई लुभावना प्रतीत नहीं होगा कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं होगी। अब ये क्यों बोला गया, ध्यान से देखो। अब जो नदियां हैं वो वहाँ पर मेहमान बन के रह रही है, बेटियां बन के रह रही है। अब ध्यान रखना, पहले हिमालय को क्या बताया गया था, बूढ़े हिमालय को पिता बताया गया। अब लेखक ने हिमालय को क्या कहा है, ससुर कहा गया है। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि आपके प्रश्न में भी आ सकता है। और समुद्र को क्या कहा गया, दामाद कहा गया। अर्थात जैसे लड़कियां अपने ससुराल में रहती है और फिर अपने घर चली जाती है, उन्हें खुशी महसूस होती है, उन्हें काफ़ी आनंद आता है, वैसे ही पहले ये नदियाँ अपने ससुर के घर से अर्थात हिमालय पर्वत से निकलती है और कहाँ चली जाती है, दामाद के घर, दामाद अर्थात समुद्र के घर। अब देखो, यहाँ पे हिमालय के 2 बताए। एक तो हिमालय को उन्होंने बता दिया पिता, और हिमालय के दूसरे टुकड़े को क्या बोल दिया इन्होंने, क्या बोलते दूसरे टुकड़े को, ससुर बोल दिया। अर्थात एक टुकड़े से निकली और दूसरे टुकड़े में से बहने लगी, और आखिर में कहाँ जाके मिल गई, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, और उन सागर और महासागर को क्या बोला है, दामाद। ठीक है ना। आ गया सच में। अभी आगे बढ़ते अपना। आगे लेखक कहते हैं, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती, ये एक संस्कृत नाम है जो हमारे वेदों में लिखा है, वर्तमान में इसका नाम बेतवा नदी है, को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। अब इस
पंक्ति को समझने से पहले कुछ शब्दार्थ को आपने अच्छे से समझना है। देखो, सबसे पहले कालिदास एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो आपके सामने यहाँ पे नाम लिखा ना, मेघदूत, तो उनकी पुस्तक का नाम है विरही यक्ष। यक्ष एक भगवान है, बादल रूपी भगवान। विरही, विरही होता है किसी की याद में तड़पना। अब ये क्या कह रहे हैं लेखक कालिदास के इस पंक्ति के द्वारा, किताब के द्वारा, मेघदूत बादलों से कहता है कि हे बादलों, जब तुम इस बेतवा नदी के पास से जाओगी तो अपना प्रतिदान, प्रतिदान समझ गए ना, कुछ अपनी तरफ से कुछ छोड़ना, प्रदान करना, किसी को देना, प्रति, किसी दूसरे के प्रति। प्रतिकार क्या होता है? किसी दूसरे को दान, समझ जाओगे ना, दान दान होता है। कि जब भी, हे बादलों, जब भी तुम बेतवा नदी के ऊपर से गुजरो तो प्रेम पूर्वक कुछ बूंदे उस नदी में गिरा देना, अर्थात वहाँ पे बारिश से कर देना। इससे क्या होगा? तुम्हारी वह प्रेसी पाकर, प्रेसी का अर्थ क्या होता है? प्रेम पाकर, प्रेम पाकर, स्नेह पाकर, तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो लेखक कहता है कि हे बादलों, जब तुम बेतवा नदी के ऊपर से गुजरो तो अपनी कुछ बूंदे बेतवा नदी में गिरा देना। वो बूंदे प्रेसी कहलाएगी, तुम्हारा प्रेम कहलाएगी, जिन्हें पाकर बेतवा नदी बहुत ही खुश हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था, सचेतन रूपक पसंद था। अर्थात इस पंक्ति के द्वारा लेखक कह रहा है कि इस नदियों को देखकर उनको महाकवि की याद आ गई और कवि ने क्या सोचा कि अगर थोड़ी सी बूंदे अगर वो इन नदियों में गिरा देगा तो वो बिल्कुल खुश हो जाएगी। ठीक है ना। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ियों, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब इसमें देखो बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द आया ये अपना फारसी भाषा का दरअसल, ये उर्दू का बोल दो समझने के लिए। दरअसल एक ये शब्द आया है, दूसरा शब्द अपना आया है आंगनों, आंगनों समझ गए ना, घर का आंगन। एक है जुदा जुदा, जुदा जुदा का अर्थ होता है अलग अलग होना। उसके बाद है शक्ल, शक्ल समझ गए ना, क्या? चेहरा, शक्ल को क्या बोलते हैं? चेहरा। और दरअसल क्या हो जाएगा? आखिरकार, आखिरकार। ठीक है ना, आखिरकार, या इस प्रकार से। तो इसका अभी हम रात कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते अच्छे से। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति किसी नदी को कोई पहाड़ी पे से बहता हुआ देखेगा, कभी मैदानों में बहता हुआ देखेगा, ठीक है ना, चलता हुआ देखेगा, तो हर कोई व्यक्ति हैरान हो जाएगा और नदियों को लड़कियों की तरह खिलखिलाता हुआ समझेगा और हैरान हो जाएगा कि ये नदियाँ पहाड़ पर तो इतनी छोटी सी पतली हैं और मैदान में जाकर इतनी बड़ी और शांत कैसे हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। अभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। काका कालेलकर एक लेखक हैं और हमारे जो अध्याय के लेखक हैं ना, नागार्जुन जी, ये इनसे काफ़ी प्रभावित रही हैं, उनको अपना गुरु मानती हैं। तो काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लोकमाता समझ गए ना, लोक बहुत सारे व्यक्ति, संसार, अर्थात जब किसी को बहुत सारे लोग माँ मानते उसे क्या बोलते हैं? लोकमाता। तो काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोकमाता कहा है। क्यों कहा होगा? इसी का जवाब आगे लिखा गया है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? अब ये क्या प्रश्न कह रहा है? लेखक कह रहा है कि इन नदियों को माता कहने से पहले अगर इन नदियों को हम किस रूप में देख ले? बेटियों के रूप में देख लेंगे ना, तो उसमें कोई भी बुराई
नहीं है, ठीक है ना। इससे कोई भी बुराई नज़र या कमी नज़र नहीं आएगी। हर्ज एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या कहलाएगा, कमी होना। तो अगर हम इन्हें बेटी के रूप में पहले देख ले तो इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, समझ गए ना। अगर इन्हें हम प्रेमिका प्यार की भावना से देखें तो कैसा रहेगा। क्यों, जितने भी विश्व में सभ्यताएं रही हैं, लोगों ने अपना जीवन प्रारंभ किया है, उन सभी ने अपना जीवन नदियों के किनारे पर ही शुरुआत किया है। चाहे वो भारत की अपनी हड़प्पा संस्कृति हो, मिस्र की सभ्यता हो, ये सभी लोग कहाँ से आए, ये सभी लोगों ने अपनी बस्तियाँ, अपने नगर नदियों के किनारे पर बनाए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ममता का एक और भी धागा है, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। यही बात समझाया ना आपको मैंने, ममता का एक और धागा जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। इस पंक्ति से कवि लेखक कहना चाह रहा है कि जितने भी जो सभ्यताएं हैं वो सब की सब किससे जुड़ी हुई है, नदियों से जुड़ी है, वहीं से वो निकली है, जिनका आपको बता चुका। अपनी भारत की हड़प्पा संस्कृति, मिस्र की, मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, ये सभी कहाँ से निकली है, नदियों के किनारे पर। इस पंक्ति का यह अर्थ रहेगा। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड, ये तिब्बत का एक बात है, तिब्बत भाषा का शब्द है और तिब्बत को ऐसे ही बोलते थे पहले। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे मैं जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका लिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। तो ये लेखक बता रहा है कि जब भी मैं परेशान हो जाता हूँ, समझ गए ना, इंग्लिश में अपसेट बोलते हैं, तनाव में आ जाता हूँ, ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता, तो मैं क्या गया, एक दिन तिब्बत चला गया और वहाँ जाकर मैं सतलज नदी के किनारे पर बैठ गया। सतलज यानी सतलुज नदी उसी का नाम है, ठीक है ना। किनारे पर बैठ गया, दोपहर का समय था और मैंने अपने पैर कहाँ लटका लिए, नदी में लटकाए। थोड़ी देर में ही उस प्रगतिशील, देखो एक शब्द लिखा गया है इस अध्याय में, लगभग जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द समझ गए ना, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाए उन्हें क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रगतिशील का बहता हुआ जल। कि लेखक ने ना अपने पाँव नदी में ऐसे लटका लिए, नदी के पानी में, और बहता हुआ पानी से उसको मजा आने लगा। उसका मन और तन, दिमाग और शरीर दोनों के दोनों तरोताज़ा हो गए, उसे बहुत ज़्यादा मन आने लगा और वो एक गाना गुनगुनाने लगा। कौन सा गाना, इस गाने को हम भी दोहराते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब ये कविता आप लोगों को भी नहीं पढ़नी है, हालांकि ये अध्याय है, लेकिन लेखक ने गाते का खुश होकर ये गीत बना दिया, ठीक है ना। अब इस गीत को समझने से मैं समझ में आया, क्या समझ में आया, कि लेखक ने पहली बात तो नदियों को बेटी कहा हिमालय की, फिर यहाँ पे बहन भी कहा, और हिमालय को ससुर भी कहा, हिमालय को बूढ़ा व्यक्ति भी कहा, उसे पिता भी कहा, समुद्र को क्या कहा था, दामाद कहा था, है ना। अब इस मीठी सी प्यारी सी अपनी जो ये पंक्ति, इनका अर्थ जान लेते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब लेखक ने इसको, सतलज को क्या कहा, बहन तुम्हारी। वो कह रहा है कि हे सतलज, हे मेरी बहन सतलज, तुम बहुत ही प्यारी हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, अचरज समझ गए ना, हैरान करने वाली, कि तुम्हारी लीला हैरान करने वाली है। क्यों, हुआ मुदित
मन हटा खुमारी, खुमारी होता है नशा, मुदित होता है खुशी में, कि तुम्हारे पानी में पाँव डालकर मेरा मन नशीला हो गया है, मैं नशे में हो गया हूँ और नशे में मैं झूम उठा हूँ, मुझे काफ़ी आनंद आ गया है। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, कि हे मेरी बहन मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ, तुम पर सारी खुशियाँ लौटा दूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, फिर से लेखक बता रहा है कि हिमालय तुम्हारा पिता है और तुम उसकी बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, ये हिमालय चिंतित है, क्यों? क्योंकि सारी की सारी नदियाँ हिमालय को परेशान करती है। कैसे? जब भी नदियाँ किसी पहाड़ से निकलती है ना, तो पहाड़ का कोई टुकड़ा टूट जाता है, वहाँ से बहुत बड़ा सुराख होने से, बहुत बड़ा एक घेरा बनने से ही, ग्लेशियर पिघलने से, हिमनद पिघलने से ये नदियाँ बन जाती है। इसलिए क्या हिमालय परेशान है। चुपचाप हिमालय, क्योंकि हिमालय पर बिल्कुल शांति का माहौल होता है। हमारी ये जो अपनी शहर की ज़िंदगी ना, इससे बिल्कुल हट के माहौल होता है, एक तरफा माहौल होता है, बिल्कुल शांत माहौल होता है, उसे बोलते हैं चुपचाप हिमालय। ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। चुपचाप अर्थात बिल्कुल शांत। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अर्थात प्रकृति के तख्ते पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अर्थात प्रकृति पर हमारे जो उत्तर भारत में ये जो अनुपम, बहुत ही अच्छा, विशेष, अद्भुत, हैरान करने वाला छाप हिमालय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्रकृति के इस तट पर यह बहुत ही सुंदर, रमणीय, हैरान करने वाला हिमालय वहाँ पर बना हुआ है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो कवि को नदी के पानी में पाँव डालने से बहुत ही आनंद आता है और इस आनंद में आकर उसका मन खुश होता है और वो ये गीत लिखता है जिसको हमने अभी पढ़ा। तो आज का हमारा अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अध्याय समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को अध्याय समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट किए, किसी और विधि से इस अध्याय को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये अध्याय समझ में आया हो तब तो अवश्य बताना, और आपको समझ में नहीं आया हो तो और भी ज़रूर बताना कि सर हमें ये अध्याय दोबारा कराओ, हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। तब तक के लिए धन्यवाद।